radioactive substances. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से 3 तरह के रेज बाहर आते हैं, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, and these rays are named as alpha, beta and gamma. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो नेचर में पाया जाता है, नेचुरली वो रेडियो एक्टिव रेज एमिट करते हैं। उसी में से एक रेडियो एक्टिव रे है जिसका नाम है अल्फा रे। इसी अल्फा रेज को यूज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे होता क्या है, ये तुम्हें मालूम हो गया कि कहाँ से निकलता है। अल्फा रे इज, जब इसकी डिस्कवरी हुई तो फिर ये पता किया जाने लगा कि ये कोई किस चीज का बना है अल्फा रे, तो मालूम हुआ कि दिस इज He2+ आयन को अल्फा रे कहा जाता है, क्योंकि अल्फा रेज आर मेड ऑफ या अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ He2+ आयन। इसी को नाम दिया जाता है हीलियम न्यूक्लियस थ्री। हीलियम न्यूक्लियस इसलिए नाम दिया गया, ये नाम बाद में पड़ा। तो हीलियम न्यूक्लियस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर उसके न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि आज की बात हो रही, उस समय तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड था, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था। अभी हम लोग जो हेडिंग दिए हैं इसमें लिखे हैं ना, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर उस समय की बात करें तो हीलियम में न्यूट्रॉन होता है ये नहीं मालूम था, लेकिन आज के समय में हम लोगों को मालूम है। तो ये जो हीलियम न्यूक्लियस है ये नाम बाद में दिया गया है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाए तो हीलियम पर +2 चार्ज आ जाएगा ना, और जब +2 चार्ज आ जाएगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो गई, 0, और क्या बचा रह गया, सिर्फ न्यूक्लियस। और इसीलिए He2+ को हीलियम न्यूक्लियस भी नाम दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता भी है कि He2+ इज कॉल्ड, और 1 2 3 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप समझ गए क्यों इसको हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि हीलियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर होने के कारण वो कन्वर्ट हो गया है He2+ आयन में। अब He2+ बचने के बाद सिर्फ न्यूक्लियस बच गया, इसलिए नाम दिया गया है हीलियम न्यूक्लियस। तो इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेज को यूज किया गया, इसलिए नाम पड़ा अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और गोल्ड फॉइल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड शीट का यूज किया गया था। वेरी वेरी लो थिकनेस का of about 0.001 millimeter
was used, इसलिए गोल्ड फॉइल भी नाम पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ लिया गया था, एक स्क्रीन बनाया गया था, स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया गया था। जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेसेंस सब्सटेंस है। जिंक सल्फाइड इज फ्लोरेसेंट इन नेचर। फ्लोरेसेंट मतलब अभी बताते हैं क्या होता है। इसलिए जिंक सल्फाइड को यूज किया था। ये फ्लोरेसेंट होता है। फ्लोरेसेंट मतलब होता है चमकने वाला। कब चमकता है इसके बारे में बताते हैं आपको। When a charged particle strikes when a charged particle strikes a fluorescent substance, a glow of light is obtained. On continuous strike, continuous glow is found. और इस टेक्नोलॉजी को पुराने टीवीज में यूज किया जाता था। अब तो सारा नया टेक्नोलॉजी टीवी में आ गया है। बहुत पतला पतला थिन टीवी का पैनल्स आ गया है। पहले टीवी का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। पूरा दोनों हाथ से पकड़ करके ऐसे उठाते थे तो टीवी पकड़ में आता था। दो लोग मिल के उठाते थे, इतना हेवी होता था। यूज्ड इन ओल्ड टीवीज इन देयर पिक्चर ट्यूब। आप लोग पुराना टीवी देखे हैं, बड़ा बड़ा साइज का। बड़ा बड़ा साइज मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं, उसका विड्थ बहुत ज्यादा होता था, डेप्थ। एलईडी टीवी के आने के पहले, एलईडी एलसीडी के आने के पहले का जनरेशन का ये टीवी है। तो उसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता था। उसका एक पिक्चर ट्यूब होता था और उसी पिक्चर ट्यूब के कारण टीवी पर पिक्चर्स आता था। पिक्चर आने के पहले उसमें हल्का सा पहले चमक आता था, ग्लो करता था। तो ये ग्लो होता है तब जब हम लोग एक कोई चार्ज्ड पार्टिकल स्ट्राइक करता है किसी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस को। और यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड दिया गया है ये एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। उससे चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि हीलियम आयन जो हीलियम 2+ है, ये चार्ज्ड पार्टिकल है। ये जब स्ट्राइक करेगा तो इसको हम लिख देते हैं कि हीलियम 2+ आयन, हीलियम 2+ आयन मतलब अल्फा रे strikes zinc sulfide screen, a flow of light was obtained.
जो रेडियो एक्टिव रेज होते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, these are इनविजिबल। ये इनविजिबल रेज होता है। तो इनविजिबल रेज को हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई स्क्रीन बना दिया जाए, चलिए ऐसा स्क्रीन नहीं बना करके एक सिंपल स्क्रीन बना देते हैं। इस तरह का कोई एक स्क्रीन बना दे, और सामने से अल्फा रे आ रहा हो, इधर से इस डायरेक्शन से अल्फा रेज आ रहा हो, और बीच में मोटा थिकनेस का ज्यादा थिक यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। ये क्या करेगा, इस अल्फा रेज को यहीं पर रोक देगा। थिक शीट ऑफ मेटल, थिक शीट ऑफ गोल्ड दे दिया जाए, तो क्या होता है ना कि ये जो अल्फा रेज इधर से आ रहा है, इस अल्फा रेज को ये आगे नहीं बढ़ने देता है, यहीं पर आकर के अल्फा रेज टकरा करके रुक जाता है। ये अल्फा रेज यहीं रुक गया, और ये जो स्क्रीन बनाया गया है, ये है स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड। तो यहाँ तक, यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग है इसके सरफेस पर। अब यहाँ तक तो अल्फा रेज पहुंचा नहीं, नो अल्फा रे क्रॉस्ड दिस शीट। तो इसको पार नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोगों को किसी भी तरह का ग्लो यानी कि चमक दिखलाई नहीं देता है। इस जगह पर नो ग्लो ऑफ लाइट। जब कोई लाइट चमकता हुआ यहाँ पर नहीं दिखता है इस हिस्से में, जिस हिस्से में स्क्रीन बनाया गया है इस पोर्शन में, तो हम लोग समझते हैं कि अल्फा रेज यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि आप उसको देख तो सकते नहीं। तो देख नहीं सकते तो एक्सपेरिमेंट से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसी एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड को कोट करके स्क्रीन बनाया गया। अब मान लीजिए अल्फा रेज का डायरेक्शन इधर की ओर हो, अल्फा रेज का डायरेक्शन इधर की ओर हो, और इस हिस्से में एक स्क्रीन बना ले हम लोग। यहाँ पर एक स्क्रीन बना ले, स्क्रीन थोड़ा सा इसी तरह का बना देते हैं जैसा पहला बना हुआ है। एक ऐसा स्क्रीन बना दिया, थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। और इस हिस्से में क्या किया जाए, मान लीजिए यहाँ पर एक पतला शीट लगा दिया जाए, जैसे गोल्ड का शीट
राइट साइड में था, वैसे ही गोल्ड का एक पतला शीट यहाँ दे दिया जाए। यही है गोल्ड शीट, लेकिन ये बहुत थिन है, पतला है। तो अल्फा रेज का प्रॉपर्टी है कि वो पतले शीट को पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेट कर जाता है मतलब उसको क्रॉस कर जाता है। तो जैसे ही यहाँ से ये क्रॉस कर गया, अल्फा रेज यहाँ आया और यहाँ से पार कर गया, तो जाके इस स्क्रीन से टकराएगा तो यहाँ पर लाइट चमकने लगेगा। अल्फा रे आया यहाँ पर स्क्रीन से, ये इस गोल्ड शीट से पार कर गया तो इस स्क्रीन पर चमक आने लगा। तो जब इधर की ओर ये स्क्रीन शाइन करने लगता है, चमकने लगता है, लाइट ग्लो करने लगता है, तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि अल्फा रेज आकर के यहाँ पर टक्कर मार रहा है। अल्फा रे स्ट्राइक्स स्क्रीन, और स्क्रीन बना हुआ है मतलब स्क्रीन के ऊपर पेंट किया हुआ है जिंक सल्फाइड का, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ जिंक सल्फाइड। तो इस टेक्निक का यूज किया गया अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अल्फा रेज लिया गया और उसको बहुत ही पतला शीट, गोल्ड शीट, जो इसी को गोल्ड फॉइल कहते हैं, फॉइल मतलब शीट, इसका थिकनेस बहुत कम था। सर जिंक सल्फाइड क्या है सर? जिंक सल्फाइड ही क्यों, कोई और क्यों नहीं कर सकते? वही तो बता रहे हैं, जिंक सल्फाइड का प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी। फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी मतलब इसके ऊपर जब कोई चार्ज पार्टिकल इससे टकराता है तो ये चमकने लगता है। और ये जिंक सल्फाइड बहुत सस्ता मटेरियल है, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत कॉस्ट कम लगता है और बहुत अच्छा फ्लोरेसेंट है, और इसीलिए इसको यूज किया जाता है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स था थोड़ा सा कि भाई अभी किस टेक्निक का यूज किया गया, और यहाँ जो ग्लो हो रहा है इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ स्क्रीन जब चमकने लगता है तो इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड शीट को पेनिट्रेट करते हुए और यहाँ आकर के ये शाइन करने लगता है, स्ट्राइक करता है, और इसी से डिटेक्ट होता है कि अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर गया है। जबकि यह जो थिक शील्ड था, ऐसा रखते हैं थिक शीट, तो इस साइड जो स्क्रीन बना है यहाँ पर ग्लो नहीं होता है, तो मालूम हुआ कि भाई अगर थिक शीट हो तो उसको ये पेनिट्रेट, उसको आर पार नहीं कर सकता है, जो इसको रोक देता है। सर एक बात, तो इस तरह से इसको अरेंज किया गया, और यहाँ पर फिर एक पतला सा एक ये बनाया गया, इसमें एक बीच में बहुत हल्का छोटा सा होल तैयार किया गया, जिससे कि अल्फा रेज जो आ रहा हो उस होल से बाहर जाए और जाकर के गोल्ड के पार्ट शीट से टकराए। तो यहाँ से अल्फा रेज बाहर निकला इस तरह से, ऐसा बना लीजिएगा। इससे होते हुए जाकर के इस गोल्ड शीट से टकराता है, और टकरा करके ये सीधे आर पार होते हुए आता है, और पीछे में जो स्क्रीन है वहां टकरा करके वहां पर ग्लो पैदा करने लगता है, चमकने लगता है। पहले ऐसा एक फिगर बनाइए, फिर इसका डिटेल्स हम बताते हैं।
ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही अरेंजमेंट था, एक रफ अरेंजमेंट आपको बताया गया कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। और कभी कभी इधर की ओर भी कुछ शाइनिंग मिलने लगा, बहुत कम इस साइड में, और कुछ इधर की ओर भी मिलने लगा, और कुछ नीचे की ओर भी। तो अल्फा रेज के बारे में ये मालूम था कि ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो यहाँ से जो भी अल्फा रेज बाहर जाएगा उन सबों को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो इससे कहाँ पर ग्लो मिलेगा, तो ठीक इस गोल्ड फॉइल के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में पीछे की ओर यहीं पर ग्लो मिलना चाहिए। बहुत छोटा होता है। और फिर पहली बात लिखने दीजिए जो आप बोले हैं कि अल्फा रेज, आप लोग भी लिख लीजिएगा, अल्फा रेज पास थ्रू गोल्ड फॉइल। ये कैसे कंक्लूजन निकाले भाई, तो बैक साइड में बहुत ज्यादा ग्लो हो रहा था। चलो दूसरा कंक्लूजन बताओ। दूसरा कंक्लूजन सर यह है कि सब हीलियम का बना होता है He2+, तो पॉजिटिव है। और जो उसका न्यूक्लियस होता है एटम का, वो भी पॉजिटिव होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव हुआ तो सर जो आपस में जब टकराया, स्ट्राइक किया जब आपस में, तो वो पॉजिटिव होने के कारण वो डाइवर्ट कर गया। इधर की ओर वो फिक्स नहीं है सर, वो क्या सामने की ओर वापस या पीछे की ओर? वो स्मूथ सरफेस नहीं है सर, तो साइड में सर। सरफेस है तो कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, मेटल का जो शीट होता है स्मूथ होता है। Some of the alpha particles deviate from their path। मतलब अपने एटम रास्ते से सर्कुलर होता है ना, तो deviate कर सर्कुलर के गया। अगर एज पे थोड़ा लगेगा तो कहीं और भी जा सकता है, इस तरह से हम। ठीक। Some of the alpha particles deviate from their path, क्योंकि देखो फिगर में, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स को सीधे जाना चाहिए था उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर पहुंचने के बाद इस मेटल शीट से टकराने के बाद इधर चला गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से टकरा करके इधर आ गया, तभी इस दोनों पोजीशन पर ग्लो हो रहा है। अगर इधर नहीं आता अल्फा पार्टिकल तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पर चमक प्रोड्यूस नहीं होता। इधर चमक हो रहा है, इसका मतलब है कि सम अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर पहुंच गया है। पेनिट्रेट तो कर गया लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट कर गया है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस जगह पे स्ट्राइक कर रहा है। इसी से मालूम हुआ कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। तीसरा, वेरी फ्यू, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे, बहुत सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ये पता करके कि अबाउट 1 in 20,000 पार्टिकल्स,
return back after they strike गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद हजारों हजार में से कोई कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस हो जा रहा है। सर वो एक क्यों हो जाता है सर वापस? बीच में हमको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। वापस हो रहा है ये कैसे मालूम हुआ? तो यहाँ से जब ये टकराया, अल्फा रेज आया, इस जगह से इधर की ओर चला गया, क्योंकि इधर की ओर वहां पर ग्लो मिल रहा है। अगर यहाँ ग्लो मिल रहा है इसका मतलब है कि अल्फा रे टकराने के बाद वो ये वाला अल्फा पार्टिकल यहाँ से अपने रूट को बदल लिया और इधर की ओर चला आया। वैसे ही कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ भी दिख रहा है, तो वही कुछ अल्फा पार्टिकल जाके शीट से टकराया और टकराने के बाद इधर की ओर पहुंच गया, और इसलिए यहाँ पर भी ग्लो हो रहा है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है सर? यहाँ पर इस हिस्से में सबसे अधिक ग्लो हो रहा था, जिसका मतलब यही है कि सीधा अल्फा रेज आया और सीधा पेनिट्रेट करके आर पार हो गया और इधर की ओर ग्लो करने लगा। कुछ ग्लो इधर मिला, इससे मालूम हुआ कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था इसको, ये अपने रास्ते से डेविएट करके इस तरफ क्यों चला गया? तो ये जब इधर गया तो इससे समझा गया कि देयर इज डेविएशन। ये है डेविएशन इन द पाथ ऑफ अल्फा रे। वैसे ही जब इधर की ओर आ रहा है तो ये भी है डेविएशन। यही आपके ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है कि सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड फ्रॉम दियर पाथ। उसका पाथ था कि वो स्ट्रेट चला जाए, लेकिन स्ट्रेट न जा करके जैसे इस जगह पर आता है तो कुछ इधर चला गया और कुछ डेविएट करके इधर आ गया। और बहुत कम पार्टिकल्स इस गोल्ड शीट से टकराया तो वापस लौट गया, क्योंकि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन बड़ा है तो इधर की ओर भी डिफ्लेक्शन मिला। इससे मालूम हुआ कि इधर पार्टिकल्स आ गया है, अल्फा रेज आ गया है। अब समझते हैं कि इससे कंक्लूजन क्या मिला। On the basis of observations of the Rutherford experiment, following conclusions were derived। इससे कुछ कंक्लूजन निकाला गया। फर्स्ट, most of the space inside atom is empty और vacant, खाली है। क्यों खाली है? Because most of the alpha particles penetrated gold foil। उस गोल्ड के शीट को ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आर पार चला गया,
तो वहां पर खाली जगह होगा, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट करते हुए बाहर चला गया। दूसरा, एटम इज स्फेरिकल, having radius in the order of 10 to power minus 10 meter. तीसरा, सब नहीं कहिए, वेरी फ्यू कहिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स bounced back after striking gold foil means that there is some heavy mass which rebound it back that is alpha particles could not penetrate this heavy mass. On this basis, Rutherford concluded that this mass is of protons. Later found that of neutron also. This region of atom was called nucleus. चलिए अब इसको इतना समझते हैं, जो अभी आप लिखा है इसको समझने का काम करते हैं। एक कहा गया ना कि मोस्ट ऑफ द, देखो पिछला जो पेज है इस पर आते हैं, यहाँ पर जो ग्लो होने का मतलब है कि सारा अल्फा पार्टिकल्स आर पार हो गया, अल्फा रेज पास थ्रू गोल्ड फॉइल। इससे ये पता चला जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड शीट है, वो एटम्स का बना हुआ है
और उस एटम को पेनिट्रेट करते हुए अल्फा पार्टिकल्स पार कर गया, इसका मतलब है कि एटम एम्प्टी होता है। अगर वो एम्प्टी यानी कि खाली नहीं रहता, एटम के अंदर का स्पेस खाली नहीं रहता, तो अल्फा पार्टिकल्स उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि गोल्ड के एटम का मास अल्फा पार्टिकल के मास से बहुत अधिक है, तो वो टकराकर लौट जाता है। लेकिन लौटा नहीं, आर पार हो गया, इसका मतलब है कि एटम जो है वो वैकेंट है, खाली है। कितना स्पेस खाली है? तो मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। क्यों मोस्ट ऑफ द स्पेस? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पार हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। सेकेंड तो फिजिक्स का बाकी थ्योरीज है, फिजिक्स के हेल्प से वो रेडियस का प्रेडिक्शन किए कि एटम का रेडियस इतना के आसपास होना चाहिए, इन द ऑर्डर ऑफ दिस। और आगे जाकर के जब केमिकल बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड के बारे में और जानकारी मिल गई, तो उसके हेल्प से, बॉन्ड के हेल्प से इस रेडियस को कंफर्म किया गया। तीसरा है कंक्लूजन में कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स टकराकर पीछे लौट जाता है। टकराकर पीछे लौटने का मतलब यह है कि जिस चीज से वो टकराया है उस जगह पर बहुत हेवी मास है, और उस हेवी मास से टकराने के कारण अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा है। खाली जगह नहीं है, वहां पर बहुत हेवी मास है जिससे वो टकरा करके रिबाउंड हो रहा है, और रिबाउंड होने मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, और रिबाउंड हो गया तो पीछे स्क्रीन के पिछले हिस्से में ग्लो करने लगा। नेक्स्ट, अब ये सब जो कंक्लूजन मिला कि टकरा कर लौट गया, इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जहां पर टकराया है वहीं पर प्रोटॉन का मास है। बाद में ये कहा गया जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि जहां पर टकराया होगा अल्फा पार्टिकल वहीं पर प्रोटॉन भी है और वहीं पर न्यूट्रॉन भी है। तो आज के समय में हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों उसी जगह पर है जिस जगह पर अल्फा पार्टिकल टकरा करके लौट गया है। लेकिन उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं कंक्लूडेड दैट दिस मास इज ऑफ प्रोटॉन। और जिस जगह पर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उस जगह को नाम दिया गया न्यूक्लियस। और क्यों सारा का सारा प्रोटॉन इसी जगह पर है? क्योंकि बाकी जगह से किसी तरह का डिफ्लेक्शन या रिबाउंड ऐसा नहीं हो रहा था। अभी एक दो कंक्लूजन और है, उस पर भी बढ़ते हैं। Some alpha particles deviated from their path when strike gold sheet। ये जो गोल्ड शीट आपको इस एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है बीच में, इस गोल्ड शीट से टकराने के बाद इधर की ओर देखिए डेविएट कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर से इधर अपने रास्ते से डेविएट कर गया, उसको जाना था सीधा स्ट्रेट लाइन में, वो डेविएट कर गया इस तरह से। तो इस डेविएशन के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला। Therefore, Rutherford concluded that whenever alpha particles pass nearby nucleus having positive charged
pass nearby nucleus having positive charged protons there is repulsion between He2 plus and nucleus. Therefore, alpha particles deviate from their path. अल्फा पार्टिकल्स पाथ से क्यों डेविएट किया, तो इसका रीजन बताया कि जब कभी भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास से गुजरता है, पास नियर बाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास से गुजरता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल से जैसे ही अल्फा पार्टिकल गुजरता है तो न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल्स में रिपल्शन होता है बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज। फिजिक्स में तो जानते ही है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सिमिलर चार्ज होने के कारण अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से रिपेल करता है और अपने रास्ते को बदल देता है, लेकिन कब? जब वो न्यूक्लियस के आसपास से गुजरता है। लेकिन ठीक जब न्यूक्लियस से टकराता है तब ये फेनोमेनन नहीं होता। न्यूक्लियस से टकराता है तो ये जो ऑब्जर्वेशन नंबर सी लिखे हैं ये होता है कि न्यूक्लियस में सारा मास है तो उसको पेनिट्रेट नहीं करता, उससे टकराकर लौट जाता है। और न्यूक्लियस के अगल बगल में जो खाली जगह है, अगर उस ठीक बगल से गुजरा तो वहां पर से डेविएशन हो गया। तो नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिखो जो प्योर फिजिक्स से निकाला गया। अभी जब न्यूक्लियस के बारे में मालूम हो गया तो कहा गया कि न्यूक्लियस इज स्फेरिकल स्पेस within the atom containing almost all mass of atom. Cause of proton and neutron in it. It has a radius of about 10 to power minus 15 meter. It is very dense. Very dense का मतलब डेंसिटी बहुत हाई होता है। इससे ज्यादा डेंस और कोई सब्सटेंस अर्थ पर नहीं है, इतना डेंस है न्यूक्लियस। और इतना डेंस होने के कारण ही
इसको अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ये बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया गया है। न्यूक्लियस भी स्फेरिकल है, लेकिन इसका रेडियस एटम के रेडियस से बहुत कम है। इस न्यूक्लियस के अंदर अभी हम सब लिख देते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। रदरफोर्ड के थ्योरी में कहा गया था कि प्रोटॉन है, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं होता था। और ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है एक सर्कुलर पाथ में। और इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल सामने से आता है तो ये खाली जगह है, अल्फा पार्टिकल्स आर पार हो जा रहा है। तो सब जगह से अल्फा पार्टिकल्स आता है, वो सीधे सीधे निकल जाता है। ये अल्फा पार्टिकल्स को दिखाया गया है। लेकिन अगर यही अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो यहाँ से अब ये डेविएट कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज भी है। अब यहाँ पर हम अल्फा नहीं लिख करके He2+ लिख दे रहे हैं। अल्फा पार्टिकल ही है, वही He2+ जब इस जगह से गुजरता है न्यूक्लियस के पास से, तो यहाँ से वो डेविएट हो जाता है। वैसे ही इधर से गुजरा, इसके बगल से नियर बाई मतलब अगल बगल से, तो फिर यहाँ से ये डेविएट हो गया। डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और कहाँ से वापस लौटा? जब वो टकराया इस तरह से, मान लीजिए यहाँ आकर टकरा गया, तो यहाँ से अब वो इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, बाउंस करके पीछे की ओर चला गया। या यहाँ से आया तो अब वो इधर हो गया, तो अब वो यहाँ से इसको दिखा देते हैं कि इधर की ओर चला गया। वैसे ही इस अल्फा पार्टिकल को भी दिखा देते हैं कि यहाँ जब टकराया न्यूक्लियस से, तो ये टकरा करके वापस लौट गया। बताया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, जिसमें एटम खाली है, सेंटर में न्यूक्लियस है
जिसमें प्रोटॉन है और इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, खाली जगह है, और इस खाली जगह के बाहर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। Electron revolves around the nucleus in a circular path like planets revolve around the sun। और इसीलिए इस रिवॉल्यूशन को कभी कभी कहा जाता है प्लैनेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट की तरह का मोशन है इलेक्ट्रॉन का। चलो आज का ये थ्योरी का क्लास हो गया। जरा कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लो।